हेलो दोस्तों, प्रमित क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज का हमारा चैप्टर है पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन। और आज हम करेंगे उत्पादक का मुख्य उद्देश्य क्या और वह संतुलन की स्थिति में कब होता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, उत्पादक का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। और उत्पादक को लाभ तब प्राप्त होता है जब कुल आय अधिक हो और कुल लागत क्या है, कम हो। अगर हम कुल आय में से कुल लागत को माइनस कर देंगे तो उत्पादक को क्या है, लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ के बारे में जानने के लिए हमें क्या है, कुल आय और कुल लागत के बारे में पता होना चाहिए। तो कुल आय क्या है, एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की निश्चित मात्रा को बेचने से जो कुल रकम प्राप्त होती है उसे कुल आय कहते हैं। इसे मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं। तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों में क्या प्रत्येक व्यक्ति को कोट की आवश्यकता होती है। तो यहां पर हम क्या कोट का उदाहरण ले लेते हैं। तो एक फर्म प्रतिदिन 10 कोट बनाती है। कितने कोट बनाती है प्रतिदिन? 10 कोट। और इन 10 कोट को बेचने पर उसे 9,000 रुपए कुल आय के रूप में प्राप्त होते हैं। तो 10 कोटों की कुल आय कितनी है? 9,000 रुपए। उसके बाद बात करते हैं कुल लागत की, क्योंकि जो ये 10 कोट है फर्म को आसमान से तो प्राप्त नहीं होंगी। इन्हें बनाने के लिए उसे क्या है, खर्च करना पड़ता है। तो प्रत्येक फर्म को वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए श्रम, भूमि, पूंजी, मध्यवर्ती वस्तु, कच्चा माल, इन जैसे भौतिक कारकों की आवश्यकता होती है, या फिर हम इन्हें आगत भी बोल सकते हैं, आगतों की आवश्यकता होती है। और इन श्रम, भूमि, पूंजी जैसे भौतिक कारकों पर, ये क्या है, श्रम, भूमि, पूंजी उत्पादन के भौतिक कारक। और इन भौतिक कारकों पर फर्म को क्या खर्च करना पड़ता है, और उसे क्या कहते हैं, हम लागत कहते हैं। तो कुल लागत क्या है, एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की निश्चित मात्रा प्राप्त करने के लिए जो कुल धन खर्च करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कुल लागत कहते हैं। मान लीजिए फर्म को 10 कोट बनाने के लिए 1,000 रुपए श्रम पर खर्च कर दिए, मतलब कि श्रमिकों पर, और 1,000 रुपए दे दिए भूमि के किराए के रूप में। फिर पूंजी की बात करें तो पूंजीगत मशीनें होती हैं कोट बनाने के लिए, इनकी भी आवश्यकता होगी। तो पूंजीगत मशीनों पर भी खर्च आ गया 1,000 रुपए। उसके बाद बात करते यातायात के साधन, बिजली का बिल, क्योंकि कोट बनाने के लिए फर्म के पास क्या, बिजली भी होनी चाहिए, उसे बिजली की भी आवश्यकता होगी। और यातायात के साधन, क्योंकि कच्चा माल लाने और ले जाने के लिए यातायात के साधनों की भी आवश्यकता होती है। इन पर भी मान लीजिए खर्च 1,000 रुपए आ जाता है। 1,000 यातायात के साधनों पर और 1,000 क्या है, बिजली पर। तो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। तो 10 कोट की कुल लागत कितनी आई, 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए क्या है, 10 कोटों की कुल लागत है। तो लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना, कुल आय में से कुल लागत को माइनस कर देना। तो कुल आय कितनी है, 9,000 रुपए, और कुल लागत कितनी है, 5,000 रुपए। तो 4,000 रुपए क्या है, फर्म को लाभ के रूप में प्राप्त हुए। तो ये क्या है, 4,000 रुपए लाभ है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जरूरी नहीं कि फर्म को लाभ ही प्राप्त हो, उसे हानि भी प्राप्त हो सकती है। हानि कब प्राप्त होगी, जब कुल लागत कुल आय से अधिक हो, या फिर आप बोल सकते हो कुल लागत में से अगर कुल आय को माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हानि प्राप्त होगी। तो कुल लागत कितनी है, 5,000 रुपए। और हानि कब प्राप्त होती है, जब हम अपनी वस्तु को कम रुपए में बेच देते। मान लीजिए कोई वस्तु हमने 100 रुपए में खरीद ली, या उस पर खर्च 100 रुपए आता है, और उसे हम 50 रुपए में बेच देते हैं। तो 50 रुपए का हमें क्या लॉस हुआ, हानि हुई। तो यहां पर मान लीजिए 10 कोट की कुल लागत 5,000 रुपए है, और इन्हें 4,000 रुपए में बेच देते हैं। तो 4,000 रुपए में बेचने पर 1,000 रुपए क्या है,
उस फर्म की हानि है जिसने ये 10 कोट 4,000 रुपए में बेच दिए, क्योंकि उसकी लागत है जो 10 कोट बनाने के लिए उसने 5,000 रुपए खर्च किए हैं, तो खर्च तो उसका क्या ज्यादा और जो उसकी आय है वो क्या है कम है। तो ऐसे में क्या है फर्म को या फिर उत्पादक को हानि प्राप्त होगी। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर देख लीजिए, यहां पर लिख देता हूं। अगर कुल लागत के ऊपर है तो उत्पादक को लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद अगर कुल लागत कुल आय के ऊपर है तो फर्म को हानि प्राप्त होगी। अगर ये एक दूसरे के बराबर हैं तो फर्म को क्या है, न तो लाभ प्राप्त होगा नहीं हानि प्राप्त होगी। और संतुलन की बात करें तो फर्म को संतुलन उस समय प्राप्त होगा जब टी आर और टी सी के बीच का अंतर ज्यादा होगा, लेकिन टी आर क्या है अधिक होनी चाहिए, यानी कि टी आर टी सी के ऊपर होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं उत्पादक को संतुलन। तो उत्पादक को संतुलन कब प्राप्त होता है, तो उत्पादन को संतुलन उस समय प्राप्त होगा जब वह अपने उत्पादन की मात्राओं से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है और उसमें किसी प्रकार की कमी या वृद्धि नहीं करना चाहता, यानी कि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहता है। तो मैं आपको बता देता हूं उत्पादक को अल्पकाल में भी और दीर्घकाल में भी संतुलन प्राप्त होता है, यानी कि लाभ प्राप्त होता है या फिर संतुलन भी बोल सकते हो। तो ये क्या है उत्पादक का अल्पकालीन संतुलन और इसे बोलेंगे उत्पादक का दीर्घकालीन संतुलन। तो उत्पादक का अल्पकालीन संतुलन प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या दो विधि है। मैं दीर्घकालीन संतुलन को मिटे देता हूं, कुल आय और कुल लागत विधि, और दूसरी विधि है सीमांत लागत और सीमांत आय विधि। तो हमने क्या पढ़ा है कुल आय और कुल लागत के बारे में पढ़ा है। तो मैं इस विधि दोबारा आपको बता देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए उत्पादक का संतुलन। OXY आपको जो टी आर है कुल आय है वो मूल बिंदु से लेनी है, ये क्या है टी आर, और यहां पर आपको उत्पादन की मात्रा, और यहां पर OYX पर आपको आय और लागत लेनी है। और मैं आपको बता देता हूं कुल लागत अल्पकाल की बात करें तो कुल लागत OYX के किसी भी बिंदु से शुरू हो सकती है, लेकिन मूल बिंदु शून्य से शुरू नहीं होगी, क्योंकि TFC कभी शून्य नहीं होती, जिसके कारण TC भी कभी शून्य नहीं होता। हम यहां से ले लेते हैं, उसके बाद इस प्रकार से इसका आकार बनाते हुए TR के ऊपर ले जाएंगे। तो ये क्या TC वक्र और ये क्या TR वक्र। तो इस बिंदु का नाम रख लेते हैं हम A बिंदु, और इस बिंदु का नाम रख लेते हैं B बिंदु, और यहां पर रख लेते हैं हम C बिंदु। इसको मैं लिख देता हूं OM, और इसको लिख देता हूं OM1, और इसको लिख देता हूं OM2। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कुल आय कुल लागत से अधिक है तो फर्म को लाभ प्राप्त होगा। तो यहां पर देखिए ये क्या TC वक्र, जो RD वक्र TC वक्र, और सीधी रेखा क्या TR वक्र। तो यहां पर क्या है कुल लागत कुल आय से अधिक है तो फर्म को क्या है हानि प्राप्त होगी। तो ये देखिए ये क्या है लागत वक्र ऊपर है और इसके नीचे क्या है आगम वक्र। तो यहाँ क्या है फर्म को हानि प्राप्त होगी, और A बिंदु पर और B बिंदु पर फर्म को न तो लाभ प्राप्त हो रहा है नहीं हानि प्राप्त हो रही। लेकिन बात करनी है हमें संतुलन की। तो उत्पादक को क्या संतुलन कब प्राप्त होगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो उत्पादक को संतुलन C बिंदु पर प्राप्त होगा, यहां पर, या फिर आप बोल सकते हो OM उत्पादन की मात्रा पर उत्पादक संतुलन की स्थिति में है। यहां पर वह परिवर्तन नहीं करना चाहेगा। क्यों नहीं करना चाहेगा वो देख लीजिए एक बार आप अच्छी तरह से। अगर उत्पादक यहां से, मैं सीधा कर लेता हूं,
इस बिंदु के ऊपर की ओर जाता है, यानी कि इस बिंदु की बात कर लेते हैं यहां से, अगर वो ऊपर जाता है तो यहां पर देखिए जो उसका लाभ क्या है, जो पी आर है और पी सी के बीच का अंतर क्या कम होता जाता है। लेकिन इनके बीच का अंतर मैंने बताया था जहां पर ज्यादा होगा, अधिक होगा, फर्म वहीं पर, सॉरी बच्चों, उत्पादक वहीं पर संतुलन की स्थिति में होगा। तो यहां पर क्या सबसे ज्यादा है, तो उत्पादक यहां पर संतुलन की स्थिति में है। वह यहां पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहेगा। अगर ऊपर की ओर जाएगा, इधर जाएगा तो उसका लाभ कम होगा, अगर वह इधर की ओर आएगा तो उसका लाभ तब भी कम होगा। तो अधिक लाभ उसे यहां पर प्राप्त हो रहा है। और ए बिंदु पर जब ये एक दूसरे को काटेंगे और बी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे तो यहां पर क्या इसे न तो हानि प्राप्त हो रही, नहीं लाभ प्राप्त हो रहा। लेकिन अगर बी बिंदु के बाद की बात करें तो टी सी वक्र क्या है, टी आर वक्र के ऊपर चला जाता है। तो फर्म को क्या है, उत्पादक को क्या है, हानि प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, हानि, क्योंकि यहां पर क्या है, टी सी वक्र टी आर वक्र के ऊपर चला गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उत्पादक का मुख्य उद्देश्य है क्या, उत्पादक का मुख्य उद्देश्य है लाभ प्राप्त करना, और वह संतुलन की स्थिति में कहां पर होगा, वो है उत्पादन की मात्रा पर। लेकिन यहां पर मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया, डिटेल में मैं आपको अगली वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरह से समझाऊंगा। अगर मैं इस वीडियो में उत्पादक के संतुलन को समझाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी चली जाएगी। तो अगली वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे उत्पादक का अल्पकालीन संतुलन और दीर्घकालीन संतुलन, कुल लागत विधि, कुल आगम और कुल लागत विधि द्वारा, सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि द्वारा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।